वेलकम गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। अभी जो है हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं अपना वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है। तो सुबह में आई थिंक वी हैड डन इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन वगैरह को हमने पढ़ लिया था, राइट। सो आपको मैंने क्या बताया था, जल्दी से रिकैप करते हैं। गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ओके, तीन स्टेट में आपको वाटर मिलता है। कौन कौन से स्टेट में? गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपका कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर से, ओशन से और कॉन्टिनेंट से। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? ओशन में होता है कि वेयर डज द सबसे ज्यादा योर ट्रांसपिरेशन वगैरह कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? एंड इवापोरेशन। इवापोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ ओशन में देखने को मिलेगा या कॉन्टिनेंट में? सबसे ज्यादा ओशंस में इवापोरेशन देखने को मिलेगा, करेक्ट। ओके, इट इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट हमने किस चीज की बात की थी कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है, इसको क्या हम बोलेंगे? वाटर साइकिल। ओके, कहीं से निकलेगा कहीं को जाएगा, लेकिन एट लास्ट वो कहाँ होगा? एट लास्ट जो है वो बारिश होके वापस आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये अपना सही है। उसके बाद हमने ह्यूमिडिटी की बात की थी। ह्यूमिडिटी क्या है? ओके, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इट इज द व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। मैंने क्या बताया था ह्यूमिडिटी के बारे में? ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो स्वेटिंग क्या होगा? यू विल स्वेट मोर। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में abundant moisture is present। abundant moisture is present। तो जब एटमॉस्फेयर में abundant moisture होगा तो आपको लगेगा ऐसा that you are sweating more, because जो आपका sweat है वो evaporate नहीं होगा। it is not that you are sweating more, it is just that your sweat is it is just that your sweat is not evaporating, so you feel that you are sweating more। डेजर्ट कूलर की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट कूलर का क्या रहता है? क्या हाई हाई ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में डेजर्ट कूलर काम करेगा? क्या हाई ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में डेजर्ट कूलर नहीं काम करेगा? आई रिमेम्बर बचपन में एक कूलर आता था बड़ा वाला, बहुत बड़ा सा रहता था, घर के बाहर लगता था, थ्रू द विंडो। एंड उसमें वो खस रहता था। खस जो रहता है साइड में, खस हम लोग लगाते थे, पैडिंग जिसको कहते हैं। एंड इट यूज टू बी इट यूज टू बी कॉल्ड एज, वी यूज टू डब इट एज द बेड वेटर। बेड वेटर बोलते थे। वाई? बिकॉज उसके सामने जो बच्चा सो गया, दैट दैट किड यूज टू वेट द बेड। इतना ज्यादा वो पावरफुल होता था। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट कूलर, नॉट टू नॉट टू वेट द बेड, बट टू अंडरस्टैंड। ओके, टू अंडरस्टैंड कि वो कूलर कहाँ मिलेगा। ओके, ठीक है। यस, मुंबई मुंबई में आप नहीं यूज कर सकते, क्यों? बिकॉज उसमें एक रीजन है, बिकॉज मुंबई इज अ वेरी ह्यूमिड प्लेस। इट इज क्लोजर टू द ओशन, राइट। तो है ना, तो दैट्स द थिंग। अभी वो कूलर बनना बंद हो गया है। दैट कूलर यूज टू बी फ्रॉम अ नॉन ब्रांडेड, ये बहुत नॉन ब्रांडेड जगह से आता था। इट सिम्फनी वगैरह का कूलर सब बेकार है उसके सामने। एंड दैट कूलर यूज टू बी फॉर पटना की गर्मी। पटना इज इन गैंजेटिक बेल्ट, उतना वहां पर ह्यूमिड नहीं होता है। ओके, इट्स अ प्रॉपर कॉन्टिनेंटल सिटी। तो वहां पर जो है वहां पर उतना ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो कूलर यूज टू बी यूज टू वर्क फंटास्टिकली। एंड प्लस उस समय एट दैट टाइम, यस, एट दैट टाइम उस समय ना बिजली बहुत जाती थी। बिजली बहुत जाती थी, 8 to 10 आवर्स ही बिजली आती थी। तो वी यूज टू काउंट, रात भर सोते नहीं थे। अचानक से सुबह 4 बजे जब बिजली आती थी, एंड इट यूज टू हिट यू द कूलर एयर। 4-5 घंटे की गर्मी को बर्दाश्त करके इट यूज टू हिट यू, तो वो इट यूज टू बी हेवन ऑन अर्थ। एनीवेज, आपको सुबह में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने बता दिया है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है, ये एक्चुअल अमाउंट कितना है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, वो देखना है। ओके, एंड देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, अब यहाँ पर आप समझिए कि जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है उसमें क्या सीन बनता है?
नॉर्मल सिनेरियो में आपकी बॉडी से जब इवापोरेशन होता है स्वेट का, तो आपका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है कि कम होता है बॉडी का? स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है कि कम होता है बॉडी का? स्पेसिफिक हीट आपका कम होता है इवेपोरेशन के समय, लेकिन जब आपके बॉडी से जाएगा ही नहीं स्वेट जो है वो, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज हो रहा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। आप ऐसे समझिए कि एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में ऑलरेडी पानी की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी 90% ह्यूमिडिटी है, तो 90% पानी पहले से है। तो आपका बॉडी जब देना चाह रहा है स्वेट के फॉर्म में एटमोस्फेयर को, इवापोरेशन करके आपका स्वेट देना चाह रहा है, एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा है, सॉरी मुझे और नीड नहीं है, तो वो बॉडी क्या कर रहा है, आपके बॉडी जो है वो चिपचिपी गर्मी जिसको कहते हैं, आपका स्वेट जो है एक जगह अक्यूमुलेट हो रहा है, इसी की वजह से जो चिपचिपी गर्मी जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट आपको लगना शुरू हो जाती है, एंड यू देन यू स्टार्ट गेटिंग एजिटेटेड बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। एयर्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके, इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, तो ह्यूमिडिटी जो है वो लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होती है। कैसे होगी? ह्यूमिडिटी विल बी द लीस्ट वेयर, your humidity will be the least on equator, or it will be the least on the poles. It will be very less at the poles, okay, it will be less at the poles, and it will be very high on the equatorial belt, okay। अब हम बात करते हैं relative humidity के बारे में। It represents the percentage of moisture, okay, that is present in the atmosphere compared to its full capacity at a given temperature। तो यहाँ पर जो है relative humidity जो है, relative मतलब आप comparison कर रहे हैं, ठीक है, आप कंपेयर आज मतलब फुल कैपेसिटी का 90% हम कर रहे हैं 77%, मतलब फुल कैपेसिटी का। आप अगर पेपर में पढ़ते होंगे हिंदू में, तो कोने में फ्रंट पेज पे आज का कल का मौसम बताता है, एक हफ्ते का मौसम बताता है, और उसके साथ ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर भी बताता है। तो वहां पर आप देख सकते होंगे 77%। व्हाट डज 77% मीन्स? इट मीन्स दैट टोटल कैपेसिटी का ह्यूमिडिटी 77% है आज, ओके। यस, गूगल आजकल गूगल वगैरह एलेक्सा वगैरह भी आपको बताने लगा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंजेस विद द एयर टेम्परेचर का वेरिएशन, जहां पर एयर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी चेंज होती है। जनरली इट इज हायर ओवर ओशंस एंड इट इज लोअर ओवर कॉन्टिनेंट्स। ये जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये आपकी हाई होती है ओशंस के पास और लो होती है कॉन्टिनेंट्स के ओके ऊपर। इसीलिए आई थिंक अभी गौरी हैड मेड दैट कमेंट कि इंदौर में यू नीड द कूलर वेयर एज इट डजंट वर्क इन योर मुंबई। मुंबई इज व्हाट? मुंबई इज अ कोस्टल सिटी। मुंबई जो है कोस्टल सिटी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी हायर, अपने पोटेंशियल के पास रहेगा, ठीक है। और लोअर ओवर कॉन्टिनेंट, जहां पर कॉन्टिनेंट प्रॉपर कॉन्टिनेंट वाले सिटीज है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में क्या कूलर काम करेगा? दिल्ली में कूलर बिल्कुल काम करेगा, ओके। इंदौर में बिल्कुल काम करेगा, पटना में बिल्कुल काम करेगा, लखनऊ में बिल्कुल काम करेगा, ओके। क्या लेकिन विशाखापट्टनम विजाग में काम करेगा कूलर? ओके, नो, द आंसर इज नो। आज के डेट में आई थिंक एवरीबडी हैज स्विच टू एयर कंडीशनर, कूलर बहुत कम लोग लेते हैं, इट्स अ स्टेटस सिंबल। जितने आपके स्प्लिट यूनिट लटक रहे हैं आपके घर से, उतना आपका स्टेटस, यही होता है ना बेसिकली, इन 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 जनरल, ओके, ऑलराइट, इन जनरल यही रहता है कि आप जो है कूलर, कूलर को सबने डिच कर दिया है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय विसिनिटी। Evaporation and condensation. Evaporation, it is a process whereby water transforms from liquid to gaseous state. Heat primarily drives evaporation. The temperature at which water begins to evaporate is termed as latent heat of vaporization. सुबह मैंने लिखवा दिया था। Did you guys include that in the, जो हम लोग का वो था latent heat वगैरह को आपने include किया था? हम्म, हाँ, latent heat है इसमें, themes में, ठीक है, fantastic। Okay, latent heat of vaporization. What is latent heat? So temperature at which water begins to evaporate is termed as latent heat। यहाँ पर एक चीज होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ साइंस एंड टेक की। बॉइलिंग वाटर में हाथ डालो, मतलब वाटर बॉयल हो रहा है उसमें हाथ डालो, और
स्टीम निकल रहा है कहीं से, वहां पर आप हाथ हाथ अपना डालो, तो किसमें ज्यादा आपको डैमेज होगा आपके हाथ? स्टीम में। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? हायर लेटेंट हीट। हायर लेटेंट हीट, दिस इज क्लास 9th एनसीईआरटी। ये जो है हायर लेटेंट हीट, दिस इज क्लास 9th एनसीईआरटी, करेक्ट। Evaporation increases with the movement of air as it replaces saturated layers with unsaturated ones. ये जो evaporation होता है, it increases with the movement of air as it replaces the saturated layers with unsaturated ones. तो saturated layers को replace करता है unsaturated के साथ, ऑलराइट, उसके वजह से movement of air बढ़ जाता है, ठीक है। Key points: water in the atmosphere exists in three forms: gaseous, liquid, and solid form. It is sourced from evaporation and transpiration. Transpiration आपका कहाँ से होगा? आपका प्लांट से होगा, फ्लोरा से होगा। वैस्कुलर प्लांट्स जनरली आपके ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। इवापोरेशन जो है आपका वाटर बॉडीज से होगा, और भी जगह से होता है, ओके, बट वाटर बॉडीज जो है, ओके, वाटर बॉडीज जो है सबसे ज्यादा। यहाँ पर प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? वैस्कुलर एक्शन, कैपिलरी एक्शन सुना है आपने? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जैसे बॉडी में आपके वेन्स काम करते हैं ना, आर्टरीज एंड वेन्स, उसी प्रिंसिपल पे रूट्स जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ड्रॉ करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, ओके, करेक्ट। हाँ, स्टोमेटा के थ्रू। Humidity is quantified as absolute humidity, which is the actual water vapor content, and relative humidity, that is the percentage of moisture which is compared to capacity, ठीक है। जाइलम, ये जाइलम बेसिकली, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपका खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ फूड, विच इज वेरी सिमिलर, which is very similar to what in our body also we have tubes। हमारे बॉडी में भी होता है ना, ब्लड कैसे जाता है, टॉक्सिक ब्लड ऊपर आता है और उसके बाद पंप होके फिर नीचे जाता है, तो वो जो ब्लड क्या है, पंप होते रहता है, जो गंदा ब्लड है वो जाके उसके बाद वो रिसाइकिल होते रहता है, यस और नो? Evaporation and condensation will play crucial role in regulating water vapor content in the atmosphere। So ये जो evaporation है और condensation है, that will play crucial role in regulating water vapor content, okay। Evaporation is driven by heat, मैंने अभी बताया था, हमने बात की थी टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, and facilitated by air movement influencing factors like temperature and humidity। तो आपका evaporation जो है, इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर, इट हैज अ डबल इफेक्ट, मतलब इवेपोरेशन टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकता है और टेम्परेचर जो है आपका इवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकता है, ओके। कंडेंसेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कंडेंसेशन जो है, इट रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, ऑलराइट। ये जो वाटर वेपर है, गैसियस होता है, वाटर वेपर गैसियस होता है, और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंडेंसेशन इज वन स्टेप बिफोर रेन? रेन इज कॉल्ड योर प्रेसिपिटेशन, रेन जो है दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। कॉन्डेंसेशन क्या होता है? कॉन्डेंसेशन जो होता है आपका बेसिकली जहां पर गैस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और रेडी होता है, अभी हो नहीं रही है बारिश। कॉन्डेंसेशन इज नॉट बारिश, प्रेसिपिटेशन इज योर बारिश। यहां पर आप समझेंगे हीटेड एयर ऊपर राइज करेगा, क्योंकि हीटेड एयर कैसा होता है? लाइट होता है। हीटेड एयर कैसा होता है? लाइट एयर होता है आपका, इसीलिए ऊपर जाता है ना। जब ऊपर जाएगा तो फिर जैसे ही जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर घटते जाएगा। जब टेम्परेचर घटते जाएगा तो फिर वो एयर भारी हो जाएगा। डू यू गाइस रिमेम्बर, हमने हेली सेल और हमने वॉकर सेल पढ़ा था। दिस हैड द सेम कंसेप्ट, दिस हैड द सेम कंसेप्ट, यस। जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो एयर भारी होना शुरू हो जाएगा, एंड देन इट विल कंडेंस, ओके, कंडेंस करना, कंडेंस होना। कंडेंस मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना, ओके। एंड देन फाइनली जब बहुत ज्यादा कंडेंसेशन आप वहां पर नहीं पॉसिबल है, मोर कंडेंसेशन, इट विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, इट विल स्टार्ट टू व्हाट, इट विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर आप हमेशा देखिएगा दैट प्रेसिपिटेशन इज प्रिसीडेड बाय हॉट डेज। 3-4 दिन आपको ऐसा लगेगा यार गर्मी बहुत हो गई,
2-3 दिन अगर आप डायरेक्ट सोचिएगा कि यार गर्मी बहुत हो गई है, तो तीसरे चौथे दिन बारिश हो जाती है। जिस दिन आपको लगे, ओके, जिस दिन आपको लगे कि बहुत गर्मी है, उसके 3 से 4 दिन के भीतर बारिश होती है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दिस विल हैपन, ओके। इट अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट कॉजिंग द एयर टू कूल। सबलिमेशन, ओके, सबलिमेशन जो है, आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट वी हैड अ चैट अबाउट इन द मॉर्निंग, इफ यू गाइस रिमेंबर सबलिमेशन के बारे में। तो सबलिमेशन हमने क्या बताया, व्हाट डिड वी टेल अबाउट सबलिमेशन? तो यहां पर जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में आपका कन्वर्जन होता है। इन जनरल यही सब्लिमेशन का होता है, ट्रांजिशन टू अ, ऑलराइट। सब्लिमेशन जो है बहुत अनकॉमन है। व्हाई इट इज अनकॉमन सब्लिमेशन? सब्लिमेशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द things, what they do, majority of the substances, they first go into the liquid state, they first go into the liquid state, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है? वेरी गुड, ड्राई आइस, ओके। क्या मैं बोल सकता हूँ कपूर, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल? नैप्थलीन बॉल कभी देखा है आपने? पानी पानी हो गया है, नैप्थलीन बॉल डाला आपने, 1 साल पहले डाला नैप्थलीन बॉल्स अपने कपड़ों के साथ, जो हम लोग विंटर के कपड़े डालते हैं उसमें मम्मी डाल देती है ना वो नैप्थलीन बॉल्स। तो वो नैप्थलीन बॉल्स 1 साल के बाद क्या होता है? 1 साल के बाद वो इवेपोरेट कर जाता है। कभी देखा पानी पानी हो गया, या जहां नैप्थलीन बॉल डाला है वहां पर आपको थोड़ा सा लिक्विड ही कुछ मिला है? कभी नहीं मिलता आपको। कपूर देखा है कपूर को जलते हुए? क्या कपूर कभी पानी पानी होता है? यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yes, am I audible? यस, यूर ऑडिबल। या सो माय क्वेश्चन वाज कि सर सब्लिमेशन तो उन्हीं सब्सटेंसेस में दिखता है जो जिनका नेचर होता है सब्लाइम होना। फॉर एग्जांपल जो आपने कैम्फर और नेफ्लिन बॉल्स का एग्जांपल दिया, हावेवर पानी का तो नहीं होता है सब्लाइम नेचर। तो पानी में सब्लिमेशन कैसे दिखता है? बिल्कुल दिखता है। ग्लेशियर्स आपने देखा है? ग्लेशियर्स हमेशा ट्रांसफर हो जाते हैं ग्लेशियर्स के थ्रू, और आइस के थ्रू डायरेक्ट, अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, दैट ऑल्सो हैपेंस, राइट, इन सर्टेन सर केस। भले ही एकदम छोटे पीरियड के लिए, मतलब हो सकता है मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, पर वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में तो लिक्विड के थ्रू होके ही जाएगा ना, तो फिर उसको सब्लिमेशन कैसे कह सकते हैं? नहीं, इट विल स्किप, राइट, इट इज गोइंग टू स्किप, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर्स आर वेरी लार्ज बॉडीज, राइट, ग्लेशियर्स आर वेरी लार्ज बॉडी। कुछ ग्लेशियर जो होता है वो पिघल जाता है, आपका पिघल जाता है तो ग्लेशियर लेक्स बनाता है। ग्लेशियर लेक से फिर आपका गर्मी पड़ती है उस पर्टिकुलर एरिया में, मई जून के महीने में, फिर वो ऊपर जाएगा। लेकिन ग्लेशियर एज अ बॉडी, एज अ होल बॉडी, उसमें भी आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे दैट ग्लेशियर के डायरेक्टली, ओके, ग्लेशियर से डायरेक्टली आपका जाके वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, रादर देन कन्वर्टिंग इनटू, इट इज स्किपिंग द ट्रांजिशन इनटू द लिक्विड फेज, एंड देन इट सर इज। पर ये कैसे हो सकता है? बिकॉज इट फॉर मतलब द सेकेंड इट गेट्स टू 0 डिग्री टेम्परेचर, इट विल टर्न इनटू वाटर इन इन इट्स लिक्विड स्टेट किसी भी सिचुएशन में। तो वो डायरेक्टली इवेपोरेट कैसे हो सकता है? राइट, ओके, सो सब्लिमेशन अगर आप देखोगे, सब्लिमेशन अगर आप देखोगे तो इट इज, इट इज पार्ट ऑफ द योर वाटर साइकिल, ठीक है, एंड इट हैज बीन सीन, ऑलराइट, इट हैज बीन सीन। अब यहाँ पर समझो व्हेन, व्हाई डज इट हैपेंस। सबसे पहली बात तो ये होता है, उसके बाद व्हाई डज इट हैपेंस में अगर हम जाएंगे, तो वाटर जो है, ऑलराइट, वाटर जो है, इनफ जो उसका आपका ग्लेशियर है वो इतना हीट वो कर लेता है, okay? जो ग्लेशियर है आपका इतना हीट वो ले लेता है दैट रादर देन, ओके, रादर देन गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इट स्किप्स द लिक्विड स्टेट एंड डायरेक्टली बिकम्स वाटर, ऑलराइट, सो वाटर वेपर, सॉरी, ऑलराइट, ठीक है। सो ये जो है, ऑलराइट, स्नो बैंक्स का श्रिंकिंग, आपने सुना है इस चीज को? स्नो बैंक्स या ग्लेशियर्स हैव श्रंक, ग्लेशियर्स हैव श्रंक, तो उसमें दो रीजन होते हैं, या तो वो वाटर में ग्लेशियर लेक्स बना दिया, या वो रिवर में चला गया तो रिवर का जो बहाव है वो तेज हो गया, या उसका एक और रीजन होता है दैट द ग्लेशियर्स हैव श्रंक बिकॉज दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ओके। सो यहाँ पर जो है, व्हाट आई विल डू इज दैट, एक यूएस गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ऑलराइट, एक यूएस गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आई विल जस्ट गिव यू द सब्लिमेशन का,
ऑलराइट, सब्लिमेशन का जो पेपर है उनका, ठीक है। सो आई थिंक यस, जस्ट वेट अ मोमेंट। ऑलराइट, हाँ। सो जैसे आपका क्वेश्चन है कि कैसे होता है, थोड़े टाइम के लिए तो वाटर में कन्वर्ट होगा, एक्चुअली नो, एक्चुअली नो, ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। आई जस्ट सेंड यू द लिंक, तो आप यहाँ पर देखो एक बार। So it is not, it is not seen through naked eyes. Okay, it is not seen through naked eyes. Yes, भाई पूछे डाउट। सर मैं ये कह रहा था, जो अभी फ्रेंड ने क्वेश्चन किया है हाँ कि हाँ। सर वो, अगर ऐसा नहीं लगता क्या आपको, जो अपन ने 9th क्लास में वो पीवीटी के ग्राफ बनाए थे, तो वो ट्रिपल पॉइंट होता था ना, वो यहाँ से मतलब तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। याद हम्म करो उस ग्राफ में अगर अपन ऊपर चल जाते थे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में नहीं चल जाता। तो हम्म अगर अपन वॉल्यूम ऑफ द गैस है और टेम्परेचर ऑफ द गैस है, उन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली अगर छेड़छाड़ करते हैं तो भाई चला जाता है ना, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात। था तो सही सर 9th क्लास में वो, मेरे को एग्जैक्टली सब्लिमेशन। याद नहीं आ रहा है। वो ट्रिपल पॉइंट होता था, उसके ऊपर जाते थे तो सॉलिड डायरेक्टली वो नहीं, वेपर में चला जाता हाँ ये करेक्ट है आपका। ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ग्लेशियर अगर है, एक बड़ा बॉडी है, ग्लेशियर इज अ वेरी वेरी बिग बॉडी, ठीक है। तो उसमें से कुछ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जाएगा, लेकिन अगर मान लो इनफ हीट आपको मिल रहा है, so skip भी हो जाएगा, sublimation is also seen if you just take a look at whatever the screenshot that I have sent you, that is from a US government website only, okay। so वहां पर जो है I'll send you a question also। ये जो है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था, उसमें इसको पूछा गया था, ये आप देखो नो बीएस वाले ग्रुप पे मैंने भेजा है, एक बार चेक करो इसको। सो यू विल, ओके, यू विल गेट टू नो अबाउट, ओके, ठीक है। सो आई होप दैट डाउट इज सेटल। उसका उल्टा क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा होता है डेपोजिशन। ओके, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज दी वट एवर डिस्कशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बेकार का डिस्कशन नहीं कहूंगा, बिकॉज आपको मैंने बोला ही है, एक से दो क्वेश्चन यूपीएससी बेसिक पे पूछता है। एज मेनी क्वेश्चंस यू हैव, especially related to geography NCERT, I welcome, बिकॉज जितना आप पूछोगे, जितना आप चैलेंज करोगे, जितना आप अपना पॉइंट रखोगे, उतना हमारा बेटर होगा, ओके। क्योंकि ये एक से दो क्वेश्चन क्लियर है, 2 से 4 नंबर आने ही आने हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ rather than गोइंग आफ्टर रैंडम कोचिंग मटेरियल, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इसको अगर आप 10-15 बार पढ़ जाओगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ओके, सो कॉजेस देखते हैं, लेट अस लुक एट दी कॉजेस। कंडेंसेशन इन फ्री एयर इज फैसिलिटेटेड बाय टाइनी पार्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन, ओके। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन, यस इट इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है, इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, including dust, smoke, and ocean salt particles which absorb water. Contact with colder objects or surfaces can induce condensation. जब आप कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, ओके, और सरफेस के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं तो कंडेंसेशन होता है। भारीपन, हमेशा याद रखना, कंडेंसेशन किससे रिलेटेड है, भारीपने से। कंडेंसेशन में अकर व्हेन एयर टेम्परेचर अप्रोचेस द ड्यू पॉइंट, तो जब एयर टेम्परेचर जो है वो आपका ड्यू पॉइंट को टच कर जाता है, तो ऑलरेडी कंडेंसेशन अकर होता है, ओके। प्लीज राइट इन द थीम शीट, राइट इन द थीम शीट, ड्यू पॉइंट, ड्यू फॉर्मेशन एंड ड्यू पॉइंट, ड्यू फॉर्मेशन, ड्यू फॉर्मेशन, ड्यू पॉइंट, ड्यू फॉर्मेशन, ड्यू पॉइंट, फॉग कॉमा मिस्ट, फॉग कॉमा मिस्ट, ओके। सो ये भी बेसिक है, बेसिक ऑफ ज्योग्राफी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना। ड्यू फॉर्मेशन, फॉग मिस्ट, ओके, ड्यू पॉइंट, ड्यू फॉर्मेशन, फॉग एंड मिस्ट,
कंडीशंस फॉर कंडेंसेशन क्या होता है? एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस टू द ड्यू पॉइंट व्हाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, यहाँ पर ऐसे ही यूपीएससी आपका चेंज कर देगा, चेंजिंग वॉल्यूम डाल देगा। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, द एयर टेम्परेचर विल डिक्रीज टू द ड्यू पॉइंट, लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा। बोथ एयर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। ओके, एंड मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ऑलराइट, एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन। एयर टेम्परेचर फाइनली आपका क्या करेगा, इतना डिक्रीज हो जाएगा जिससे फेवरेबल कंडीशंस होगा। तो भारीपना वहीं से आता है, भारीपना वहीं से आता है। इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने जब पढ़ा था, ओके, हमने जब पढ़ा था, वी वर टॉकिंग अबाउट द वॉकर सेल एंड द हेली सेल, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर जाता है एयर, जब हीट अप होता है उसके बाद जैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो फिर क्या होगा? ऑलराइट, फिर व्हाट विल हैपन देन इन दैट सिनेरियो, फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर वो इस टाइप से था, इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, ऐसे था, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। और इसीलिए जो है वो पोलर की तरफ नहीं जाएगा, पोलर के समय अलग था, सब पोलर सेल्स वेर डिफरेंट, इफ यू रिमेंबर, वॉकर सेल, है ना? ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। यार ये भेज दो जरा, तो आप लोग जो अभी समुद्रगुप्त और अंकित ने भेजा है, दोनों को ग्रुप पे भेज दो। आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू द मेन ग्रुप। ओके, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन? तो कंडेंसेशन कैसे हो सकता है? इट कैन मैनिफेस्ट एज ड्यू अरे फ्रॉस्ट, फॉग और फ्रॉग में पढ़ रहा था, नॉट बी फ्रॉग, इट शुड बी ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड। ओके, क्या क्या होता है फॉर्म? ड्यू, तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है ड्यू फॉर्मेशन, it can ask you frost formation, it can ask you fog formation, it can ask you cloud। और इसमें जो है आपका एक आ सकता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का कंसेप्ट। रिमेंबर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो है जो माउंटेन के फूल पत्ते होते हैं वो फ्रॉस्ट से बच जाते हैं। याद है हमने पढ़ा था, माउंटेन के जो फूल पत्ते होते हैं वो फ्रॉस्ट से बच जाते हैं। करेक्ट। Condensation occurs when the dew point lies between the freezing and non-freezing temperature। अब देखो फ्रीज हो जाएगा, सपोज फ्रीजिंग टेम्परेचर के पास चला जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट विल बी ओके, दैट विल बी a different scenario, right? That will be then precipitation में आपका आइस वगैरह, ओले पड़ जाना। जब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है बारिश के साथ में, तो ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, राइट? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडेंसेशन, volume of air, temperature, pressure and humidity affect the condensation process। Condensation forms can be classified based on temperature and location as well। okay, अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन के फॉर्म्स की। तो यहां पर अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, सो ड्यू, सबसे पहले बात करते हैं ड्यू की। तो ड्यू फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर कंडेंसेस into water droplets on cooler surfaces like stone, grass blades and plant। सबसे बड़ा इसका यूज कहां पर है? आपने क्रिकेट में देखा होगा, ड्यू फैक्टर आपने सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड ड्यू फैक्टर, जिससे इंडिया हार गई थी 2023 का वर्ल्ड कप। ओके, 2023 का वर्ल्ड कप में इंडिया की जो बॉलिंग है, ओके, ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग टीम को अच्छा रहता है कि बैटिंग टीम को अच्छा रहता है? ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग टीम को अच्छा रहता है कि बैटिंग टीम को अच्छा रहता है? किसको सपोर्ट करता है? बॉलिंग टीम को सपोर्ट करेगा, इट विल बी बैटिंग टीम, राइट? और बॉलिंग टीम, इट विल बी बैटिंग टीम। दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। व्हाई? बिकॉज बॉल स्लिप होती है बार बार उसको, ओके, बार बार उसको वो करना पड़ता है। ड्यू फैक्टर विल हेल्प द बैटिंग टीम। ओके, इट विल हेल्प द बैटिंग टीम बिकॉज बॉल स्किड करती है, बॉल पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बॉल जब स्किड करेगी, ओके, उसके वजह से बैटर के पास एक एडवांटेज होगा। और बॉलर्स को ग्रिप करने में, बॉलर्स को ग्रिप करने में प्रॉब्लम आती है, जिससे क्या होता है? ओके, जब जब भी बॉल वो टप्पा खिलाएगा,
पिच पे जब भी आप टप्पा खिलाओगे तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू कलेक्ट ड्यू एंड मॉइस्चर, क्योंकि आपके सरफेस पे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सरफेसेस, ड्यू जो है कॉन्डेंस होता है एज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेसेस। तो कभी भी आपने अगर गए होगे आप किस समय, ये जनरली विंटर के समय में बड़ा एक फैक्टर होता है। विंटर के समय अगर आप रात को जाइएगा किसी भी, या लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग किसी भी पार्क में आप जाइए, और वहां पर पैर अगर खोल के देखिएगा तो वहां पर पानी पानी रहता है विंटर के समय। ओके, दैट इज योर ड्यू। ओके, और जनरली जो है क्रिकेट फील्ड में आपको रात होती है जैसे जैसे, तो बैटिंग फर्स्ट वी विल, ओके दे से कि वी विल बोल फर्स्ट। व्हाई यू विल बोल फर्स्ट, जो टॉस जीतता है, बिकॉज देर इज ड्यू फैक्टर और विच कैन हेल्प अस। तो आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन बार बार अपना बॉल जो है उसको साफ करता है, बिकॉज स्पिन ही नहीं होता है बॉल, when there is the dew factor in play, और वो रात को बहुत बॉलिंग कर रहा है इन द लेटर हाफ ऑफ द इवनिंग, तो वो बार बार अपने बॉल को जो है बार बार उस पे क्या करता है, बार बार जो है उसको साफ करता है बॉल को, राइट। तो ये जो ड्यू फैक्टर है वहीं से आया, ठीक है। बेसिक साइंस इज ऑल्सो नेसेसरी related to whatever you are studying here. Ideal condition for dew formation include the clear skies, calm air, high relative humidity and long cold nights. तो समझ में आया विंटर्स में क्यों बनता है, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए, बिटवीन नॉन फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग के जस्ट परफेक्ट चाहिए, ठीक है। फ्रॉस्ट अकर्स ऑन कोल्ड सरफेस, अब फ्रॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉस्ट जो है डेडली किसके लिए रहता है, दो क्रॉप्स के लिए रहता है, एक है कॉटन, दूसरा है क्या है, टी। ओके, एक है कॉटन, दूसरा क्या है, टी, ठीक है। So frost occurs on cold surfaces when condensation happens below freezing point, that is 0 degrees Celsius, resulting in the formation of minute ice crystals. तो फ्रॉस्टी क्या सा, फ्रॉस्टी हो गया, फ्रॉस्ट फ्री। फ्रिज में देखता है, देखा है आपने, फ्रॉस्ट फ्री करके आता है ऊपर में, जब डबल डोर फ्रिज है सबके घर में, आई एम अज्यूमिंग, तो ऊपर में लिखा रहता है फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी। तो फ्रॉस्ट क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, फ्रॉस्ट इज नाइदर प्रॉपर आइस फॉर्मेशन नॉर इट इज आइस फ्री, इट इज जस्ट कि आप अपने खाने पे कभी देखते होगे तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहां, थोड़ा सा यहाँ, इस टाइप से जो है आपका आइस का एक लेयर जम गया है। ओके, सो ये जो है ये जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से थोड़ा सा कम, -2 -3 के करीब होता है, जिससे माइन्यूट आइस क्रिस्टल, दिस इज नॉट मिनट, डोंट रीड इट एज मिनट, इट इज माइन्यूट, ओके, आइस क्रिस्टल, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेपोजिशन, it is a form of deposition. Ideal condition for frost formation are similar to dew, but the air temperature must be lower. तो जब ड्यू का टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ड्यू फॉर्मेशन की जगह फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, ड्यू फॉर्मेशन की जगह फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है। जब हम बोलते हैं ना हिज बिहेवियर इज वेरी फ्रॉस्टी, तो हिज बिहेवियर इज वेरी फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है, हिज बिहेवियर इज वेरी फ्रॉस्टी का ये मतलब होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहा है, इट्स नॉट वेरी वार्म, इट्स नॉट वेरी एमिकेबल बिहेवियर। फ्रॉस्टी का मतलब होता है कोल्ड। तो यहाँ पर जो है मॉइस्चर जो है आपका, जैसे आपने ड्यू में देखा, ओके ड्यू में देखा, तो वहां पर क्या होता है, क्लियर स्काइज, काम एयर और लॉन्ग कोल्ड नाइट्स, लेकिन अबव फ्रीजिंग होना चाहिए। when it will go below freezing, when it will go below freezing temperature, that is 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर क्या फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट, ठीक है। then come fog and mist. So when the temperature of an air mass containing a high quantity of water vapor will suddenly drop, condensation occurs around fine dust particles. तो fog होता क्या है, it's a cloud with its base at or very near the ground, reducing the visibility significantly. They are formed when condensation, so please remember that fog is a type of a condensation. It occurs around the nuclei that is provided by dust, smoke and salt particles. Okay, ये जो है जनरली कब होता है, अर्ली मॉर्निंग, दिस इज अ फेनोमेना विच इज फाउंड इन अर्ली मॉर्निंग। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया आपको ये मिलता है, स्मोक जो होता है वो न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है जिसके अराउंड, ओके जिसके अराउंड जो कंडेंसेशन है वो अकर हो सकता है, और आपको क्या होता है, लो विजिबिलिटी दिखाई देती है इन द मॉर्निंग्स। ओके,
इसीलिए फ्लाइट कैंसिलेशन, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे बहुत सारा, इस पे आपने देखा होगा कि एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे में टक्कर खाती है, तो दैट इज ड्यू टू फॉग। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट? तो मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर एंड थिक लेयर्स ऑफ मॉइस्चर अराउंड ईच न्यूक्लियस। फॉग्स आर ड्रायर, प्लीज रिमेंबर, फॉग्स जो है दे आर ड्रायर देन मिस्ट। ओके, ऐसे याद रखो, वो पोकेमॉन देखते थे तो मिस्टी थी ना, मिस्टी, मिस्टी जो लड़की थी मिस्टी। ओके, मिस्टी जो है ना, तो वो वाटर टाइप ट्रेनर थी। शी वाज अ वाटर वाटर पोकेमॉन ट्रेनर। तो मिस्टी हैज मोर वाटर, तो ऐसे याद रखना, मिस्ट इज यू नो इज इट इज मोर मॉइस्चर लेडन, and it is fogs are prevalent where there is warm and cold air currents meet, जहां पर warm और cold currents meet करता है। I think this is something that we solved in class yesterday या day before yesterday, इसको हमने क्लास में सॉल्व किया था नेक्स्ट आईएएस पेपर 1 में, है ना, जहां पर, और उसमें गलत दिया हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ और दिया हुआ था। वार्म एंड कोल्ड करंट जहां मीट करता है वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी फॉग की रचना होती है, फॉग की संरचना होती है। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, यस, अब आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ड्यू जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो की पॉइंट्स, व्हाट आर की पॉइंट्स? ये की पॉइंट्स मैंने इसीलिए दिया हुआ है ताकि एक समराइज हो जाए, हर पढ़ाई के बाद आपको एक समरी मिल जाए। तो ड्यू इज फॉर्म्ड when water vapor condenses into water droplets on cool surface. Okay, ड्यू जो होता है, it forms when water vapor water vapor condense होता है into what, into water droplet on cool surface। ठीक है, frost occurs when condensation happens below freezing। तो ड्यू और फ्रॉस्ट में डिफरेंस क्या है? ड्यू और फ्रॉस्ट में यही डिफरेंस है कि बिलो फ्रीजिंग पे आपका ड्यू, अबव फ्रीजिंग पे ड्यू रहता है और बिलो फ्रीजिंग पे फ्रॉस्ट रहता है। फॉग एंड मिस्ट रिजल्ट फ्रॉम सडन ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर कंडेंसिंग वाटर अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स जो है क्या करता है, न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, है ना, डस्ट सॉल्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, और उसके बाद जो है आपको फॉग देखने को मिलता है। ओके, फॉग जो है जब स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है तो आपको डार्कर फॉग को हम स्मॉग कहते हैं। डार्कर जो फॉग होता है उसको हम क्या कहते हैं? डार्कर फॉग को हम लोग स्मॉग कहते हैं। ठीक है, स्मॉग। ओके, mist contains more moisture and forms thicker layer compared to drier fogs which are prevalent where warm and cold air currents meet। ठीक है, ये याद रहेगा, वार्म एंड कोल्ड एयर जहां करंट मीट करता है वहां पर क्या बनता है आपका, वहां पर बनता है आपका फॉग। ओके, अब हम बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। सो क्लाउड्स जो है, इट इज masses of minute water droplets or tiny ice crystals formed by the condensation of water vapor at considerable height। so ये condensation का प्रोसेस है, इट इज द इनलेट, क्या मैं बोल सकता हूँ, नॉट इनलेट, आई कैन से आउटलेट फॉर precipitation। the clouds will be your outlet for the process by which condensation से precipitation होता है। it is the outlet, it is the conduit through which precipitation shall occur, and they are formed at considerable height। okay, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में बात करते हैं, सिरस क्लाउड होता है, so these are formed at high altitudes, 8000 से 12000 मीटर के बीच में। these are thin detached clouds with feathery appearance, they are always white in color। ओके, ये क्या होते हैं? थिन क्लाउड्स होते हैं, दे आर नॉट थिक क्लाउड्स, दीज आर डिटैच्ड क्लाउड्स विथ अ फेदरी अपीयरेंस। क्यूमुलस, these resemble cotton wool, they are typically formed at lower heights of 4000 to 7000, they possess a flat base and they exist in patches। stratus cloud, these are layered clouds, मतलब layers में form होते हैं। okay, covering large portion of the sky, these are formed due to heat loss or mixing of air masses with different temperature। ठीक है, then comes your nimbus clouds, these are black or gray, dark gray in color, they are formed at middle levels or very near to the earth's surface, they are extremely dense। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रही है, जितना आप ऊपर जाइएगा
उतना फेदर अपीयरेंस होगा, देयर विल बी फेदरी अपीयरेंस, और जितना आप नीचे आएंगे उतना आपका डेंसर अपीयरेंस होते जाए। ओके, जितना आप नीचे आओगे क्लाउड्स के मतलब क्लाउड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जितना आप नीचे आते जाओगे, द मोर यू कम डाउन, the denser the clouds will become, the more it will condense, it will coagulate in one position. Whereas ऊपर में क्या होता है, feathery and patchy. ओके, ऊपर के क्लाउड कैसे होते हैं, feathery होते हैं, patchy होते हैं, ठीक। nimbus clouds, they sometimes, okay, sometimes appear to touch the ground, shapeless masses of thick vapor. Okay, then you have combination of clouds. कुछ कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हाई क्लाउड्स में क्या होता है, सिरस, सिरोस्ट्रेटस और सर्क्यो सिरोक्यूमुलस। देन मिडिल क्लाउड्स में एल्टोस्ट्रेटस एंड एल्टोक्यूमुलस। देन लो क्लाउड्स स्ट्रैटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रैटस। ये सारे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसमें बताओ थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड्स कौन होते हैं, थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड कौन होते हैं? Which are the thunderstorm? Cumulonimbus. Cumulonimbus cloud. Okay, it is your cumulonimbus cloud are called the thunderstorm already clouds. ठीक है। Clouds are formed by the condensation of water vapor. Four primary types of clouds होते हैं, cirrus, cumulus, stratus, nimbus, and they are distinguished by their altitude, appearance and color. जितना आप नीचे जाइएगा, जितना आप नीचे आएंगे, उसमें क्या होता है, जितना नीचे आओगे उतना डार्क अपीयरेंस होगा, जितना आप ऊपर जाओगे उतना वाइटर अपीयरेंस होगा, ठीक है। cirrus clouds are thin and feathery, cumulus clouds resemble cotton wool, stratus clouds are layered, and nimbus clouds are dark and dense. Cloud types can be further classified into high, middle and low clouds based on their altitude, with cumulus and cumulonimbus clouds showing extensive vertical depth. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है रेनफॉल, बट प्रेसिपिटेशन का अलग टाइप भी हो सकता है। इट इज नॉट ओनली रेनफॉल, इट इज ऑल्सो बेसिकली प्रेसिपिटेशन का सिंपलेस्ट मीनिंग है रेनफॉल। लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं, थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके बात करूं, तो इट इज बेसिकली कॉन्डेंसेशन के बाद, ओके ओके, कॉन्डेंसेशन के बाद जो क्या होता है आपका, आपका जो है, जो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी एज अ रेनफॉल, इट कैन बी एज अ स्नोफॉल, इट कैन बी एज स्लीट, इट कैन बी एज हेल स्टोन्स। ओके, हेल स्टोन्स मतलब ओले, हिंदी में क्या बोलते हैं, ओले, ओले पड़ते हैं। ओके, आई थिंक देर इज दिस रूप कुंड, मैंने बताया था क्लास में, देर इज दिस प्लेस कॉल्ड रूप कुंड इन उत्तराखंड, जहां पर अभी भी एक रॉयल कारवां जो था वो जा रहा था किसी पिलग्रिमेज पे, और वहां पर हेल ओले पड़े थे, जिसके वजह से ऑल ऑफ देम, ओके, ऑल ऑफ देम दे डाइड, राइट। तो रेनफॉल जो होता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कब होता है, व्हेन कंडेंस्ड पार्टिकल्स in the atmosphere grow in size until the air resistance can no longer hold them against gravity. तो ये जो है आपका बादल में जब तक इतने भारी हो जाते हैं, जब बादल भारी होने शुरू हो जाते हैं, तो जो आपका एयर रेजिस्टेंस जो होता है उसको होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा बढ़ जाती है उनकी। ओके, व्हेन इट कॉज देम टू फॉल टू द अर्थ सरफेस। स्नोफॉल कब होता है, जब टेम्परेचर बिलो जीरो के चला जाता है, उसके वजह से फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो हमें देखने को मिलता है। ओके, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में स्नोफॉल होता है। देन स्लीट, व्हाट इज स्लीट, इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। या तो फ्रोजन रेन ड्रॉप के साथ आपका रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर प्रेजेंट होगा, तो स्लीट का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद फॉर्म्स व्हेन अ लेयर ऑफ एयर अबव फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। ठीक है, व्हाट इज दैट, क्लाउड बर्स्ट। ऑलराइट, सो क्लाउड बर्स्ट कहां पर होता है, जनरली हम कहां देखते हैं, जनरली हम उत्तराखंड वगैरह में, हिमालयन एरिया में देखते हैं, करेक्ट। और ये कब होता है, इसका इसका मतलब क्या होता है, अचानक से
बहुत ज्यादा पानी, ओके, अचानक से बहुत ज्यादा पानी एक साथ निकल जाता है, करेक्ट। और यही अभी हुआ था केदारनाथ में, ऑलराइट, केदारनाथ में हुआ था। तो ये होता क्या है, ओके, ये होता क्या है, जनरली जो है आपका वार्म एयर का करंट जो होता है, ओके, वार्म एयर का जो करंट होता है, इट प्रिवेंट्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड, ऑलराइट। और उसके वजह से एक जगह पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, ऑलराइट। और उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से सडन रेनफॉल इन शॉर्ट बर्स्ट प्रेसिपिटेशन होता है, शॉर्ट बर्स्ट प्रेसिपिटेशन हैपेंस, ओके। सो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, ओके, वाटर ड्रॉपलेट जितना ऊपर जाएंगे दे स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड बिगर, ओके, दे स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स। और जनरली जब आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, ओके, जब आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, वार्म एयर करंट्स जो है, वार्म एयर करंट्स अलाउ नहीं करता, ब्लॉक कर देता है रेन ड्रॉप्स को गिरने से, तो फिर क्या होता है, अचानक से वो बर्स्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता है, बर्स्ट होता है और फिर वो नीचे निकल जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो वहां पर क्या होता है, जब वार्म एयर करंट है, वो क्या करता है फ्रेंड्स, वार्म एयर करंट बेसिकली leads to accumulation of water, all right, accumulation of water होता है, and then there is a sudden downpour, there is what, there is a sudden downpour because of that, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, एवरीबडी अंडरस्टूड दैट क्लाउड बर्स्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, 100 से 100 mm बारिश 10-15 मिनट में हो जाती है, 100 mm बारिश जो है वो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ओके। मेनली माउंटेनस एरियाज में होता है, जैसे कि केदारनाथ वगैरह में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा वो शिव जी की मूर्ति जो आधी डूब रही थी, ओके, दैट वाज आल्सो ड्यू टू वन ऑफ द, ओके, रीजंस, ठीक है। देन हेल स्टोन्स, सो रेन ड्रॉप्स जो है दे सॉलिडिफाइड इनटू स्मॉल राउंडेड पीसेस ऑफ आइस बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इट इज फॉर्म्ड बाय रेन वाटर पासिंग थ्रू कोल्ड लेयर्स। तो पानी नॉर्मली गिरता है, ओके, पानी जो है नॉर्मली गिरता है, ऑलराइट, पानी जो है आपका नॉर्मली गिरता है, लेकिन कोल्ड लेयर्स के थ्रू पास होता है। और जब कोल्ड लेयर्स के थ्रू पास होता है तो कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ आइस जमा हो जाता है, एंड दीज आर मोर डेडली देन स्नो। स्नो से आपको प्रॉब्लम नहीं है, ओले गिरते हैं ना तो वो बहुत प्रेशर से गिरते हैं, रेन के प्रेशर से गिरते हैं, दे डू नॉट स्लो डाउन, ओके। वो सिर्फ क्या होता है, पानी नीचे गिर रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन लेयर्स से जो पास हो रहा है बहुत कोल्ड है, ठीक है। एटमोस्फेरिक रिवर का कंसेप्ट है, ओके, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्लियर है आप लोगों को, स्लीट समझ में आ गया, स्लीट आपको समझ में आ गया, ऑलराइट। इट इज टाइप ऑफ ए सॉलिड प्रेसिपिटेशन, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये क्या होगा, सॉलिड प्रेसिपिटेशन है, ओके। ये विंटर के समय होता है, ऑलराइट, विंटर के समय होता है, और जनरली स्लशी होता है, बहुत ज्यादा मार्शी टाइप का फॉर्मेशन होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप और रीफ्रोजन स्नो वाटर के साथ ये मिलता है, ऑलराइट। तो ये जो है प्रेसिपिटेशन दैट फ्रीजेस जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, उससे बनता है ये, ऑलराइट, उससे बनता है स्लीटी, एंड it's a bit different, okay, it's a bit different than your snow, it's marshy, it's slushy, slush पिया है कभी, क्रशर्स करके आता था, केएफसी का, एक केएफसी का क्रशर्स करके आता था, वो पिया है कभी, उसमें एक आइस क्रश करके देते हैं, तो जैसे क्रशर्स का थिकनेस होता था उसी टाइप से आपका स्लीट बनता है, जिस तरीके से आपका क्रशर का होता था उस तरीके से आपका स्लीट बनता है, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो स्लीट जो है आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपको बोलूं सिंपल भाषा में, बारिश ऊपर से आ रही है स्टार्ट, तो एक लेयर कोल्ड का है, उसके बाद छोटा सा एक लेयर वार्म का है, तो अचानक से जब कोल्ड लेयर से पास हो रहा है तो आइस हो रहा है, ध्यान से सुनना, कोल्ड लेयर से पास हो रहा है तो आइस बन जा रहा है, फिर वार्म एयर का छोटा सा लेयर है उससे पास हो रहा है तो अचानक से पानी बन गया, यस और नो,
आपका बारिश हुआ, कोल्ड लेयर से पास हुआ तो आइस बन गया, और उसके बाद वार्म एयर से पास हुआ तो क्या बन गया, पानी बन गया, लेकिन फिर कोल्ड एयर से पास हो रहा है तो फिर वो रीफ्रोजन हो रहा है। तो लेकिन जब वो रीफ्रोजन हो रहा है, ध्यान से सुनो, जब वो वापस से रीफ्रोजन हो रहा है, अगेन व्हेन इट इज गेटिंग रीफ्रोजन, तो प्रॉपरली रीफ्रोजन नहीं हो रहा है। और जब वो फाइनली गिर रहा है, जब वो फाइनली गिरा, तो इस तरीके से गिरा कि उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर आइस जैसी नहीं है, स्लशी है। आइस को क्रश जो करते हो ना, उस टाइप की उसकी कंसिस्टेंसी है। तो जब स्नो मेल्ट्स and refreezes before reaching the surface, then it is formed as sleet. किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? अगर कंसिस्टेंटली कोल्ड लेयर से पास हो रहा है आपका रेन, तो इट विल फॉर्म स्नो। इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म स्नो। ओके, देन देर इज, अगर कोल्ड लेयर, हॉट लेयर एंड देन कोल्ड लेयर, तो फिर क्या बन रहा है? फिर क्या बन रहा है? वो स्लीट। और अगर हॉट लेयर से पास हो रहा है सिर्फ, तो वो क्या बन रहा है? रेन। ये सभी को क्लियर है? इसमें एक और चीज होती है कि हॉट लेयर से पास हो रहा है तो रेन बन रहा है, लेकिन जैसे ही सरफेस को टच हो रहा है, उसके जस्ट पहले एक छोटा सा कोल्ड लेयर को टच करेगा, तो इट विल बिकम समथिंग नोन एज फ्रीजिंग रेन। किसी को डाउट है किसी भी चीज में? फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। फिर से आप पूछिए, फिर से आपको बताया जाएगा, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो। क्लियर है सभी को स्लीट क्या होता है? कोल्ड लेयर से पास हुआ, उसके बाद हॉट लेयर से पास हुआ, हॉट लेयर से पास हुआ, तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स वाटर। जब लेकिन वाटर के बाद फिर पास हुआ कोल्ड लेयर पे, जब कोल्ड लेयर पे वापस गया, तो रीफ्रीजिंग का प्रोसेस वापस से स्टार्ट हुआ। जब रीफ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इट वांट्स टू बिकम एन आइस वंस अगेन, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉपरली आइस वापस से नहीं बन पाया, और वो जाके गिर गया सरफेस पे। तो वो कैसा मुशी टेक्सचर, थोड़ा सा क्रश वाला टेक्सचर उसका रहेगा, प्रॉपर टेक्सचर नहीं रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी मैंने एक डायग्राम भेजा है आपको, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ यूएस गवर्नमेंट वेबसाइट। आप इसको देखिए और इसको बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आप, मैं फिर से इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। आई जस्ट ओपन दिस अप फॉर यू। दिख रहा है आपको डायग्राम? ये देखिए, अब यहां पर समझिए वंस। अब आपको समझ में आएगा। यहां से अगर डायरेक्ट विंटर प्रेसिपिटेशन में देखो आप, कि डायरेक्ट यहां पर सबसे लेफ्ट साइड में देखो, सबसे लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस कोल्ड एयर के कॉलम से पास हो रहा है, कंटिन्यूअसली कोल्ड एयर के कॉलम से पास हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका क्या होगा? आपका स्नो होगा। सेकंड में देखो, स्लीट में पहले कोल्ड एयर से पास हो रहा है तो आइस बन रहा है, और फिर अचानक से थोड़ा सा वार्म एयर से पास हुआ तो वाटर बन गया, लेकिन उसके बाद कोल्ड एयर के में वापस चला गया। जब कोल्ड एयर में वापस चला गया, तो उसकी इच्छा हुई फिर से, इट अगेन वांट्स टू बिकम आइस, लेकिन आइस बनते बनते वो प्रोसेस ओनली 75% कंप्लीट हुआ। तो वो प्रॉपर आइस का टेक्सचर, सॉलिड टेक्सचर नहीं हुआ, वो मुशी टेक्सचर हुआ। कभी आइस को आपने क्रश किया है ओखली से, टू मेक मोहिटोज एंड टू मेक कोल्ड कॉफीज, तो उस टाइप का आपको टेक्सचर मिलेगा स्लीट में। उसके बाद फ्रीजिंग रेन में क्या है? फ्रीजिंग रेन में आपको प्रॉपर वार्म एयर से पास हो रहा है, रेन था, लेकिन अचानक से लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में आपको थोड़ा सा कोल्ड एयर का कॉलम मिल गया, तो रेन तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा फ्रोजन मिला आपको। और उसके बाद रेन, जो नॉर्मल रेन है, अब यहाँ पर इसमें क्या है? सिर्फ वार्म एयर से पास हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, प्रॉपर वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको बारिश गिर रहा है। दूसरी चीज आपको, एक और चीज मैं बताऊंगा यहाँ पर, वो क्या है?
दैट इज योर हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म कैसे होता है, नॉर्मल वार्म एयर से आ रहा है और लास्ट में, ओके, लास्ट में इसको बीच में आपको कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, फिर वार्म एयर, एंड देन पानी नीचे गया, नीचे जाते जाते फाइनली एक कोल्ड एयर जो है उसका लेयर के से पास हुआ, तो उससे क्या हुआ, वो फ्रॉस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका जो जो उसका वेलोसिटी है दैट इज दैट ऑफ रेन ओनली, इसीलिए ओले पड़ते हैं तो घर के अंदर चले जाना चाहिए। ओके, जब हेल स्टॉर्म होता है तो जब तो आपको घर के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज अगर आपके सर पे लगेगा तो इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड पीपल डाई बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म एज वेल। ओके, हेल स्टॉर्म्स आर बिगर, यस, तो कोअलेस हो जाता है बेसिकली, जो है मल्टीपल रेन ड्रॉप्स जो है कोअलेस हो जाते हैं एक साथ, एंड देन दे फॉर्म अ बिगर, ऑलराइट, बिगर एंड लार्जर, व्हाट डू यू कॉल दैट, हेल, ठीक है, ओले, ऑलराइट, कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, करेक्ट। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें, किसी को इसमें डाउट? कंडेंसेशन, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन इज डन, राइट। ओके, सो अब बचा क्या हमारा, रेनफॉल बचा है, रेनफॉल का चैप्टर है, क्लाइमेट का चैप्टर है। ओके, ठीक है, क्लाइमेट, आई थिंक दिस रेनफॉल एंड क्लाइमेट वी कैन डू इट टुमारो, खत्म कर लेंगे इसको, एक बार ये खत्म हो जाएगा, देन व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर अस, क्लाइमेट चेंज, हाँ, कल व्हाट आई कैन से टू यू गाइस, टुमारो व्हाट आई कैन से टू यू गाइस इज देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट हमारा कल 11th का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, 11th का फिजिकल एनसीईआरटी, टुमारो इट विल बी ओवर। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक वी कैन नाउ ब्रेक अवे, मिलना है 7:30 बजे फिर से टू कंप्लीट द 60 क्वेश्चंस।